Good morning, students. Today we will discuss and I will explain you the question answers of chapter number 2 of your English reader book. So you have to learn and do in your notebook. What is the secret that Meena share with Mridu in the backyard? ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो मीना बैकयार्ड में पीछे मृदु से शेयर करती है? So answer is Meena shared the secret of having a kitten in the backyard inside a torn football lined with sacking and filled with sand. मीना एक सीक्रेट शेयर करती है कि पीछे की साइड एक किटन है यानी कैट का बेबी है जो कि फटी हुई सी फुटबॉल में और बैठा हुआ है और उसमें सैंड भरी हुई है, मिट्टी भरी हुई है. दे फाउंड हिम आउटसाइड द गेट इन द मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह उसे गेट के बाहर मिली थी, यानी किटन मिली थी. सेकेंड, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? रवि किटन के लिए मिल्क कहाँ से लाता है? वो कैट का बेबी के लिए मिल्क कहाँ से लाता है? आंसर इज फॉर गेटिंग मिल्क फॉर द किटन रवि टोल्ड पार्टी दैट ही इज हंग्री व्हेन he saw him with glass of milk. Party got suspicious, so Ravi had to drink most of the milk and told Party that he will wash the tumbler by himself. For getting milk for the kitten, किटन के लिए मिल्क लाने के लिए रवि पार्टी को कहता है कि वो बहुत भूखा है, उसको बहुत भूख लगी है. वैन शी सा हिम, जब पार्टी ने उसको देख लिया एक दूध के गिलास के साथ, तो पार्टी को शक हो गया. सो रवि ने पूरा ड्रिंक यानी पूरा मिल्क पी लिया, मोस्ट ऑफ द मिल्क यानी आधा से ज़्यादा दूध पी लिया, और पार्टी को कहा दैट ही विल वॉश द टम्बलर, कि वो गिलास को धो देगा. टम्बलर मीन्स होता है गिलास. आफ्टर दैट रवि रैन and pour the milk into a coconut shell and then ran back to wash the tumbler before Party got really suspicious. उसके बाद रवि भाग कर जाता है एंड पॉर द मिल्क इनटू द, और वो मिल्क को उस कोकोनट शेल में डाल देता है, वो जो खोखला होता है कोकोनट का, और भाग के उस टम्बलर को धो देता है, वॉश कर देता है पार्टी के सस्पिशियस होने से पहले. Who does answer question number 3 is who does he say the kittens ancestors are? Do you believe him? What does he say the kittens? वो क्या कहता है कि किटन के ancestors किसके हैं? कि ancestors मीन्स होता है पूर्वज. ये किटन किसके पूर्वज है? इसके पूर्वज कौन है? तो he said the kitten's ancestor was the Mahabalipuram Rishi cat, which was the emblem of the Pallav dynasty, and the Mahabalipuram Rishi cat was descendant of the cat goddess of Egypt. No, I don't believe him. तो रवि कहता है कि ये जो किटन है ये इसके जो एंसेस्टर हैं, इसके जो पूर्वज हैं, वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है, जो कि, और वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट जो कि एम्बलम है पल्लव डायनेस्टी का, पल्लव वंशज का जो एम्बलम है, और महाबलीपुरम ऋषि कैट वो डिसेंडेंट है यानी कि जो वंशज है कैट गॉडेस ऑफ इजिप्ट की, जो कैट गॉडेस है उसकी वंशज है. तो डू यू बिलीव हिम? नो, आई डोंट बिलीव हिम. दिस इज द आंसर of 3. On getting Gopu Mama chappal, the music teacher tried not to look too happy. Why? गोपू मामा की चप्पल लेके म्यूजिक मास्टर बहुत ही खुश नहीं दिखा, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था खुश नहीं दिखे. Why? क्यों? But he was very happy. Answer is the music teacher tried not to look happy because he did not wanted to reveal his happiness of getting new chappals of Gopu Mama to others. He wanted to show that his own chappals were more expensive and branded one. Actually, he was very happy after getting Gopu Mama's chappal. Music teacher ने कोशिश करी, वो झूठा दिखावा कर रहा था कि वो खुश नहीं है. Because क्योंकि वो ही डिडंट वांट टू रिवील, क्योंकि वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करना चाहता था न्यू गोपू मामा की नई चप्पल लेके, दूसरों को नहीं दिखाना चाहता था. ही वॉन्टेड टू शो, वो शो करना चाहता था, दिखाना चाहता था दैट हिज ओन चप्पल्स, कि जो उसकी चप्पल्स है वर मोर एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड वन, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और ब्रांडेड थी. सो ही वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग गोपू मामा चप्पल. गोपू मामा की चप्पल लेकर वो बहुत ही खुश था. So our answer number next, our answer, the music master is making lovely music. Read aloud the sentence in the text that express this idea. Music master एक बहुत ही lovely music बजा रहा था. ये ऐसा कौन सा sentence है जो हमें इस idea को express करता है, तो हमें read करना है. So our answer is the music master note seemed to float up and settle perfectly into the visible track of the melody. It was like the wheel of a train fitting smoothly
into the rails and whizzing along. This sentence in the text that expresses the idea that the music master is making lovely music. जो म्यूजिक मास्टर के नोट्स मीन्स होती धुनें, ऐसा लग रही थी जैसे कि फ्लोट, जैसे कोई चल रही हो, सेटल परफेक्टली, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही परफेक्टली एक इनविजिबल बिना दिखाई देने वाले ट्रैक पर चल रही हो, यानी बहुत ही परफेक्टली उनकी धुन चल रही थी, अच्छा गा रहे थे. इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ अ ट्रेन. ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्रेन के जो पहिए होते हैं फिटिंग स्मूथली, बहुत ही स्मूथली चलते हैं ट्रेन्स पे, रेल्स पे, एंड विजिंग अलोंग, और साथ में सीटी की आवाज करते जाते हैं. तो दिस सेंटेंस इन द टेक्स्ट में हमारी बुक का ये वाला सेंटेंस हमें बताता है कि म्यूजिक मास्टर लवली म्यूजिक बजा रहे थे. Our answer is, next answer, had the beggar, question is, had the beggar come to Rukmani house for the first time? Give reason for your answer. क्या बैगर रुक्मणी के घर पहली बार आया था? Give reason for your answer. आपके आंसर का रीजन दीजिए, क्या रीजन है? No, answer is no. The beggar had not come to Rukmani's house for the first time because Pati said to Tapi that he had been coming in their house every day for the past week and it's time to found him another house to beg from. नहीं, बैगर रुक्मणी के घर पहली बार नहीं आया था क्योंकि पार्टी ने तापी से कहा कि अब ही हैड बीन कम, ये यहाँ पर हर दिन आ रहा है पिछले हफ्ते से, और अब इसका टाइम हो गया है कि वो भीख लेने के लिए दूसरा घर ढूंढ ले. सो दिस सेंटेंस सजेस्ट दैट दिस इज दैट द बैगर कम्स टू रुक्मणीज हाउस एवरी टाइम. आंसर नंबर थर्ड. क्वेश्चन थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukmani's mood? एक शार्प V शेप की लाइन उनकी आईब्रो के बीच में बन गई थी. ये कौन सी लाइन हमें बताती है, ये चीज क्या सजेस्ट करती है, रुक्मणी का मूड क्या बताती है? So V-shaped eyebrow is formed only when people are in anger. V शेप आईब्रो जब ही बनती है, आईब्रो पे V शेप जब अब लोग गुस्सा होते हैं. This suggests that Rukmani was very angry in mood when she came to know about the missing chappals of the music teacher. ये चीजें बताती हैं, ये चीज बताती है हमें कि जो रुक्मणी थी बहुत ही गुस्सा थी, गुस्से के मूड में थी, और she came to know, वो जानना चाहती थी चप्पल्स की मिसिंग होने के बारे में कि म्यूजिक टीचर की चप्पल कैसे मिस हो गई. नेक्स्ट इज describe the teacher as seen from the window. टीचर को डिस्क्राइब कीजिए जो विंडो से दिखाई दिया था. as seen from the window, music teacher had the bony figure. उनका एक गठीला सा शरीर था. he had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. अब जो म्यूजिक मास्टर थे उनका बाल्ड हेड, बाल्ड मीन्स होता है गंजा सिर था, और उन्होंने कुछ ऑयल, फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक मीन्स कलर में ब्लैक, काले जो बाल थे उन पे तो ऑयल लगा रखा था, थोड़े बहुत बाल थे उस पे ऑयल लगा रखा था, और जो वो बाल उनके फॉलिंग अराउंड मीन्स गिर रहे थे उनके कानों तक. एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, और एक ओल्ड फैशन की उन्होंने चोटी बना रखी थी, चोटी थी. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. एक गोल्ड चेन उनके चमक रही थी लेदरी नेक पे, यानी कि वो ऐसे पतली सी नेक पे. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप. यहाँ पे लेदरी का मतलब काली सी, थोड़ी सी काला सा कलर था उनका, ब्लैक. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और एक डायमंड रिंग उनके हैंड पे चमक रही थी. एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टैम ऑफ द वायलिन. जब वो बार बार वायलिन बजा रहे थे, अप एंड डाउन करे जा रहे थे, तो वो डायमंड रिंग चमक रही थी. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टीएज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो. एक बड़ा सा पैर स्टक आउट मीन्स होता है निकला हुआ था, उनके बीनीथ हिज मानी नीचे से उन्होंने गोल्ड बॉर्डर वेस्टी मीन्स धोती पहन रखी थी, उसके किनारे से एक बड़ा सा पैर निकला हुआ था. एंड ही वॉज बीटिंग, और बार बार उस पैर से वो फ्लोर को बजा रहे थे. विद द स्क्रॉनी बिग टो मीन्स होता है, स्क्रॉनी मीन्स अनअट्रैक्टिव, एंड थिन पतला सा जो पैर था उनका, जो बहुत ही सुंदर नहीं लग रहा था, उस बड़े टो को बजा रहे थे फ्लोर. नेक्स्ट इज
नेक्स्ट आंसर, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बैगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल्स? किस चीज से मृदु बताती है कि बैगर के पास पैसे नहीं थे चप्पल खरीदने के लिए? What does she suggest? First is Mridu conclude that the beggar had no money to buy chappals because his feet were blistered. क्योंकि उसके जो पैर थे वो blistered मीन्स छाले हुए होते. Next is what does she suggest to show her concern? वो क्या सजेस्ट करती है अपने कंसर्न के लिए, यानी कि she suggested मृदु एंड रवि, वो मृदु रवि को सजेस्ट करती है अबाउट द पेयर ऑफ ओल्ड स्लीपर्स सो दैट दे कुड गिव इट टू द बैगर, कि जो पुराने स्लीपर्स हैं ताकि वो बैगर को दे सके. ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी. वाई? गोपू मामा की चप्पल लेके म्यूजिक टीचर ने ये दिखाने की कोशिश नहीं करी कि वो खुश था. क्यों? द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक हैप्पी बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड टू रिवील हिज हैप्पीनेस. क्योंकि वो अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी को जाहिर नहीं करना चाहते थे ऑफ गेटिंग न्यू चप्पल ऑफ गोपू मामा टू अदर्स. गोपू मामा की चप्पल लेके दूसरों को नहीं बताना चाहते थे कि वो खुश हैं. He wanted to show that his own चप्पल्स were more expensive and branded one. वो ये दिखाना चाहते थे कि उनकी जो पुरानी चप्पल्स है बहुत ही एक्सपेंसिव हैं और ब्रांडेड वन है. एक्चुअली ही वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग गोपू मामा चप्पल. एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा खुश थे गोपू मामा की चप्पल लेके. ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल द बैगर वैनिश्ड इन अ मिनट. व्हाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव? गोपू मामा की चप्पल लेके बैगर 1 मिनट में वैनिश मीन्स गायब हो गया. व्हाई वॉज ही, वो इतने हरी में क्यों था, इतनी जल्दी में क्यों था? ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वैनिश्ड इन अ मिनट बिकॉज ही डिड नॉट वांटेड टू लॉस द गिफ्ट ऑफ लॉस दोज चप्पल. क्योंकि वो जो गिफ्ट मिला था उसको चप्पल्स को वो खोना नहीं चाहता था. His feet were blistered and he couldn't have got anything better from that house. उसके पैरों में छाले में पड़े हुए थे और इससे अच्छी चीज उसे नहीं मिली थी घर से. What was the noise that startled मृदु and frightened महेंद्रम? ऐसी कौन सी आवाज थी जिस चीज ने मृदु तो स्टार्टल हो गई, बहुत ही चौंक गई थी और महेंद्रम डर गई थी. द साउंड ऑफ क्रीचिंग स्टार्टल्ड. हियर क्रीचिंग मीन्स होता है वेयर्ड साउंड. साउंड ऑफ क्रीचिंग स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन महेंद्रम. एक क्रीचिंग की आवाज से मृदु स्टार्टल मीन्स चौंक गई और महेंद्रम डर गई थी. इट वॉज द साउंड ऑफ वायलिन दैट लल्ली वॉज लर्निंग टू प्ले. ये एक वायलिन की आवाज थी जिसे लल्ली बार बार बजाना सीख रही थी. So these are some answers and you have to learn and you have to do in your notebook. Thank you. Have a nice day.